हेलो, गुड इवनिंग। तो आज क्या करना था? पीएच पढ़ना है ना आज? ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब देखो, कुछ कॉमन टर्म्स हैं, वो पहले मैं बताता हूँ, फिर पीएच कैलकुलेशन पे चलेंगे। देखो, पहला टर्म है इलेक्ट्रोलाइट। आवाज अभी भी नहीं आ रहा है? हेलो, आवाज मिल रहा है बच्चा लोग? ठीक है। अब देखो, पहला टर्म है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है substance which produces ions. Are called as electrolytes. एग्जाम्पल में क्या आएगा? एसिड बेस सॉल्ट, कॉमन एग्जाम्पल जो है एसिड बेस सॉल्ट एटसेट्रा। अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरी है। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी कैटेगरी क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट वीक भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलने का मतलब है substance which dissociate 100%। और वीक का मतलब है substance which dissociate partially। जैसे एग्जांपल है आपके पास H2SO4 है। तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है।
तो ऐसा लिखेंगे, यहां से क्या मिलेगा, 2H प्लस मिलेगा और H2SO और SO4 2 माइनस मिलेगा। तो मोल में हमने बताया था कि अगर सपोज मान लो कि H2SO4 x मोल है, अच्छा आप लोग का पे कुछ नेट का दिक्कत है, वॉइस तो मिल ही रहा है। तो अगर H2SO4 x मोल है तो H प्लस कितना मिलेगा, 2 मोल मिलेगा, और SO4 कितना मिलेगा, ये 1 मोल मिलेगा। और मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल है एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है। तो वीक एसिड के केस में डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। मतलब अगर ये x मोल है तो ये डिसोसिएट होकर देता था, एसिटिक एसिड डिसोसिएट होकर देता है H प्लस एंड CH3CO माइनस। तो यहां पे हम ये नहीं बोलेंगे, ये x मोल नहीं बन सकता, ये रॉन्ग है। अगर यहाँ पे कोई लिखता है x मोल तो रॉन्ग है। H प्लस जो होगा वो लेस देन, या ऐसा लिख देता हूं मैं यहाँ पे कुछ y बनेगा और ये भी y बनेगा, एंड y शुड बी लेस देन x ऑलवेज। मतलब वीक के केस में जैसे अगर ये स्ट्रांग होता तो 1 मोल से 1 मोल मिलता और ये भी 1 मोल मिलता, मतलब बराबर मिलता हमें H प्लस और एसिटेट आयन। लेकिन अगर वीक है तो कभी भी उतना नहीं मिलेगा जितना हमें थ्योरेटिकली इक्वेशन से दिखता है। ये x मोल है तो बनना चाहिए था x मोल, लेकिन x मोल नहीं, यहाँ पे बना y मोल, और y जो होगा वो हमेशा x से कम होगा, बिकॉज weak acid do not dissociate completely. इसको नोट डाउन करो बच्चा लोग। नोट डाउन करने के बाद बताना मुझे। ठीक है, बाकी लोग का भी हो गया। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो ऐसा कंपाउंड जो आयन प्रोड्यूस करता हो। इट कैन बी एसिड, इट कैन बी बेस, इट कैन बी सॉल्ट, ओके। बट सारे इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं करते। जो स्ट्रॉन्ग, जो इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, और जो पार्शियली आयोनाइज्ड होता है या फीबली आयोनाइज्ड होता है, जो कंप्लीट आयोनाइज्ड नहीं होता, उनको हम वीक बोलते हैं।
तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड हो जाएगा, बेस में भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस हो जाएगा। बट सॉल्ट जनरली स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में ही आता है, तो सॉल्ट को डालोगे तो पानी में तो वैसा ही मिलेगा। इसमें से कुछ चीज पूछना है किसी को? तो चलो, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हुआ देखो। In case of weak electrolytes, partial dissociation take place. इतना तो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। Partial dissociation take place because process is reversible in nature. Process is reversible in nature. अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है A to B, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा लोग? बताओ, कहीं पे लिखा हुआ A to B, इसका मतलब क्या हुआ? A से B बन रहा है या B से A बन रहा है? A से B, बट B से A पॉसिबल नहीं हो सकता यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ बी टेक प्लेस फ्रॉम ए। बट अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है बी टू ए, सॉरी बी टू ए नहीं, लिखा हुआ है ए टू बी और एरो इस तरह का बनाया हुआ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ए टू बी भी हो रहा है एंड फॉर्मेशन ऑफ बी टू ए भी हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो पहले वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और ये क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है प्रोसेस फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इरिवर्सिबल का मतलब है प्रोसेस केवल सिंगल डायरेक्शन में जाएगा। सो इरिवर्सिबल प्रोसेस टेक प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन। और रिवर्सिबल टेक प्लेस इन टू अपोजिट डायरेक्शन।
इसमें किसी को कुछ पूछना है? रेयान कुछ पूछना है क्या? तुमने यस लिखा है। ठीक है, देखो। हाँ, वही बता रहा हूँ, देखो। यहाँ पे इरिवर्सिबल में क्या है कि ए से बी बन रहा है, जैसे डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इरिवर्सिबल का एग्जांपल होता है। डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट follow irreversible process। और डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट follow reversible process। एक बार जरा इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। हो गया? ओके। डिसोसिएशन का मतलब है टूटना, ब्रेक होना। कोई मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा मतलब वो टूट के अपने अंदर के पार्टिकल्स देगा। अब देखो यहाँ पे, जैसे अभी मैंने बोला था एसिटिक एसिड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है। चलो मैं न्यू पेज पे बता देता हूँ। ये स्ट्रक्चर। अब यहां से देखो,
जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, जो आगे की तरफ जाता है, उसको बोलते हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन, और जो ये है इसको बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन का। तो होता क्या है, जब किसी भी रिएक्शन का रेट लिखते हैं ना, तो होता क्या कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ प्रोडक्ट बन रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में जस्ट उसका अपोजिट प्रोसेस हो रहा है, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक दूसरे को अपोज करते हैं। फॉरवर्ड प्रोसेस एंड बैकवर्ड प्रोसेस अपोज each other। फॉरवर्ड प्रोसेस एंड बैकवर्ड प्रोसेस अपोज each other। तो फॉरवर्ड प्रोसेस में क्या हो रहा है, H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है और CH3CO माइनस है, और बैकवर्ड प्रोसेस में ये दोनों रिएक्ट करके ये दे रहा है, मतलब ये जब कुछ बनाएगा तो उसमें से ये क्या हो जाएगा, वापस कंज्यूम हो जाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में एक पॉइंट होता है जहां पे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होता है उसको इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, और रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा, मतलब फिक्स है। ऑलवेज ऑब्टेन इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसीलिए एक स्टेट पे जाके रिएक्शन रुक जाता है। अब वो 10% पे हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 0.1% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है, 99% भी हो सकता है, और नेचर में मैक्सिमम प्रोसेस में रिवर्सिबल स्टेट मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट आता ही आता है। तो ये समझ में आया रेहान, क्यों इक्विलिब्रियम स्टेट पे पार्शियली डिसोसिएशन ही होता है रिवर्सिबल प्रोसेस होने में। ठीक है, रुको मैं फिर से बताता हूँ। अच्छा ये बताओ, जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होगा रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, ठीक है। तो अगर मैं कभी ये बोलूं कि रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ सम पावर, ये रेट लॉ बोलता है, ऐसा होता है। अच्छा, फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए कौन रिएक्टेंट है, एसिटिक एसिड है, और बैकवर्ड प्रोसेस के लिए H प्लस और एसिटेट आयन है। तो ये बताओ, रेट ऑफ फॉरवर्ड, जैसे जैसे मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया, यहां से रिएक्शन स्टार्ट हुआ एसिटिक एसिड से, तो बोले पहले कौन सा रिएक्शन रन होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बिल्कुल सही, फॉरवर्ड होगा। और जैसे ही रिएक्शन थोड़े समय के लिए रन होगा तो फिर तो ये भी प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल सही शशांक रेहान, कि पहले फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा
और थोड़े समय के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट भी मिलना शुरू हो गया, मतलब थोड़े समय के बाद क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट होगा, है ना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे y एक्सिस पे रेट है और x एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो एक फॉरवर्ड होगा, अब देखो फॉरवर्ड किसी मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट हुआ फॉरवर्ड, और बैकवर्ड कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से। तो ये डिक्रीज होना शुरू हुआ और ये इंक्रीज होना शुरू हुआ। ये फॉरवर्ड का रेट है और ये बैकवर्ड का रेट है। टाइम के साथ फॉरवर्ड डिक्रीज होगा, टाइम के साथ फॉरवर्ड सॉरी बैकवर्ड इंक्रीज होगा, और फिर एक ऐसा समय आएगा जहां पे दोनों का रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब उसके बाद न रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होगा, ना ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होगा। तो इस स्टेट को बोलते हैं हम क्या, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, जहां पे दोनों का रेट बराबर हो गया। अब इसके बाद जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही रिएक्टेंट फिर वापस मिल जाएगा। तो दोनों में से किसी का भी अमाउंट चेंज होगा। बच्चा लोग समझ में आया डायग्राम? तो वीक के केस में रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस, देखो अब ये नहीं समझाऊंगा तो मैं पीएच का फॉर्मूला लिखूंगा तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि क्यों पीएच 7 पे न्यूट्रल होता है, क्यों 7 से ज्यादा पे बेस होता है। ये सब समझने के लिए ये सब पॉइंट पहले आना चाहिए। तो मैं तब से पूछ रहा था समझ में आ रहा है, तो बोल रहे थे समझ में आ रहा है, तो रुकना चाहिए था ना जहां समझ में नहीं आया। तनु कहां से समझ में नहीं आया बताओ, वहां से एक्सप्लेन करता हूं। आप लोगों के सिलेबस से ऊपर की चीज है, घबराओ मत। समझ गए तो अच्छी बात है। ग्राफ वाला ठीक है, मैं एक दूसरे पेज पे समझाता हूं। चलो, ये सब लोगों ने लिख लिया है? ठीक है, चलो आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो कोई प्रोसेस है ए टू बी और ये रिवर्सिबल है। रिएक्शन स्टार्ट्स विथ ए। अब कुछ हमने इनिशियल अमाउंट ले लिया, उससे रिएक्शन स्टार्ट हुआ। तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ ए से, तो पहले कौन सा प्रोसेस चलेगा, बोलो। रिएक्शन अगर ए से स्टार्ट हुआ तो कौन सा प्रोसेस रन होगा,
फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड बिल्कुल सही। और जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होगा रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो जाएगा। So as time progresses, rate of forward reaction decreases due to decrease in amount of reactant but rate of backward reaction increases due to increase in amount of product। इस सेंटेंस में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, ये क्लियर होगा तभी ग्राफ क्लियर होगा। रिएक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं, केवल ए है तो बी से ए तो बन नहीं सकता, उसके लिए बी का प्रेजेंस होना जरूरी है, लेकिन केवल ए प्रेजेंट है तो ए से बी मिला। अब ए अगर कुछ भी ब्रेक होगा तो उससे क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, बी बनना शुरू हुआ और ए का अमाउंट डिकम्पोज हो रहा है, मतलब ए डिक्रीज हो रहा है तो उसका रेट डिक्रीज हुआ। तो यहां पे जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था, वाई एक्सिस पे रेट है और एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। तो ये जो है t इक्वल टू 0 है, मतलब स्टार्ट ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन रन होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड, आप लोगों ने बोला फॉरवर्ड, ठीक है। अब जैसे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो टाइम प्रोग्रेस हो रहा है। अरे भाई तन्मय, सीधे डायरेक्टली बैकवर्ड कैसे आएगा, बैकवर्ड के लिए बी का प्रेजेंस जरूरी है ना। तो t इक्वल टू 0 पे रिएक्शन यहां से स्टार्ट हुआ और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। अब इस टाइम पे प्रोडक्ट तो है नहीं, तो जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस हुआ प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ तो धीरे धीरे ये वाला रेट भी बढ़ना शुरू हुआ। यहां तक समझ में आया कि टाइम के साथ फॉरवर्ड का रेट घटेगा और बैकवर्ड का रेट बढ़ेगा। बोलो भाई। तो अब जो फॉरवर्ड का रेट है ये आपका फॉरवर्ड है और ये वाला आपका बैकवर्ड है। तो बैकवर्ड वाला फॉरवर्ड वाला रेट घटते घटते इस पॉइंट पे आया और ये वाला रेट जाके इंक्रीज होते हुए यहां तक पहुंच गया।
अब बैकवर्ड कभी फॉरवर्ड के रेट से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो जितना बी बनेगा उतना ही तो बी कंज्यूम हो सकता है, देखो आपने बी तो एक्स्ट्रा लिया नहीं है। तो बैकवर्ड रेट कभी भी फॉरवर्ड रेट से ज्यादा नहीं होगा अगर आप रिएक्टेंट से स्टार्ट करते हो तो जिस पॉइंट पे जाके बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। यहां तक समझ में आया? और इसके बाद केवल एक ही रेट होगा, वही फॉरवर्ड का रेट होगा, वही बैकवर्ड का रेट होगा। तो अप टू इक्विलिब्रियम ही आपका रेट चेंज होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है। उसके बाद केवल एक रेट है, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो। तो जब दोनों ही रेट बराबर हो गए तो ना तो कोई क्यूमुलेटिव वहां पे ऐड होगा, मतलब ना तो कोई वहां पे डिपॉजिट होगा, ना ही डिकम्पोज होता रहेगा। मतलब ए से अगर बी 5 मोल मिलता है तो बी से ए भी कितना मिलने लगेगा? 5 मोल मिलने लगेगा। तो जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट कब आएगा? जब प्रोसेस क्या होगा? रिवर्सिबल होगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। और इक्विलिब्रियम को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डिनोट करते हैं। एक यहाँ पे कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं के इक्विलिब्रियम। और हर रिवर्सिबल प्रोसेस में ये एक टर्म आएगा ही आएगा, जहां भी कहीं एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो। तो वीक एसिड हो, वीक बेस हो, उनके केस में एक रिवर्सिबल आएगा ही आएगा। आपको समझ में आया तनु? इसको नोट डाउन करो। छोटा छोटा सा 3-4 कॉन्सेप्ट है, ये सब जब आएगा तभी आप पीएच अच्छे तरीके से समझ पाओगे। नहीं तो याद रट्टा मरवाना है तो मैं मरवा दूंगा, उसमें क्या दिक्कत? ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता हूँ, फिर उसके बाद हम पीएच पे जा पाएंगे। तो अभी मैंने एक टर्म बताया था, rate is directly proportional to concentration of reactant to the power m। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटा के यहाँ पे हम एक कांस्टेंट के लगाते हैं, के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर m। और इस के को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रोसेस जो है मान लो ऐसा है, A to 2 भी है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट kf है और बैकवर्ड डायरेक्शन का kb है। kf इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। m बता रहा हूं, m होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
जो कि आपके केस में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अभी बताता हूं एम क्या लिखते हैं वो बता रहा हूं। मैंने केएफ माना रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड, और के भी हो जाएगा रेट कांस्टेंट। मैं बिल्कुल थोड़े थोड़े सा ही इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। क्योंकि अभी तक आपने जितना पढ़ा इसमें 3 चैप्टर आपने टच कर लिया क्लास 11 का और 12 दोनों का। तो थोड़ा सा ही पढ़ने में, जितने में अपना काम हो जाए समझ ले, उतना ही काफी अपने लिए। अब देखो यहां पे अगर मैं लिखता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो बोलो क्या था? रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या है फॉरवर्ड का? केएफ है। बोलो केएफ है ना? तो क्या लिखेंगे? केएफ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बताओ फॉरवर्ड के लिए कौन रिएक्टेंट है? ए और बी। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए कौन रिएक्टेंट है? ए और बी। ए। तो केएफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ए का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो यहाँ पे पावर में क्या लिखेंगे? 1। मतलब ना भी लिखते तो भी चलता। तो क्या आ जाएगा? केएफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन का। क्लियर है? अगर यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कोई बताएगा क्या लिखेंगे? हाँ बी लिखेंगे, बिल्कुल सही। पूरा एक्सप्रेशन बताओ क्या लिखेंगे? के एफ बी। केएफ नहीं, केएफ तो हो गया फॉरवर्ड का। बैकवर्ड का क्या है? के बी। यस। तो क्या लिखेंगे? के बी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी, और बी का कुछ पावर लिखेंगे। बी का कितना कॉफिशिएंट है? 2। तो लिखेंगे बी स्क्वायर। समझ में आया? रेट कांस्टेंट लिखो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखो, और उसके पावर में क्या लिखो? 2 लिखो। मतलब कॉफिशिएंट लिखो, जो भी कॉफिशिएंट है। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, जो है वो लिखो। तो अब आते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रिएक्शन क्या होता है? इसको मैं आर एफ बोल देता हूं और इसको मैं आर बी बोल देता हूं। बोलो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? आर एफ इज इक्वल टू आर बी, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। यही तब से मैं बोल रहा हूं कि इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों को इक्वेट कर देना। तो यहां पे अब क्या लिखोगे? के एफ इंटू ए इक्वल टू के बी इंटू बी स्क्वायर, that is kf by kb is equal to a डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। और इस kf और kb को ही क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। एंड इट इज इक्वल टू a बाई बी स्क्वायर इस रिएक्शन के लिए। मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस रेशियो को हम बोलते हैं के इक्विलिब्रियम। और ये एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
के इक्विलिब्रियम बोला तो के इक्विलिब्रियम क्या है? रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, और ये किसके बराबर होगा? तो रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ए कौन था? अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, एक मिनट रुक जाओ। बी स्क्वायर बाई ए। तो अगर कोई बोलेगा के इक्विलिब्रियम क्या है, तो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट और रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। मतलब के इक्विलिब्रियम हमें ये बताता है कि कौन से पॉइंट पे जाके रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, और इसके हेल्प से हम उस स्टेट को आइडेंटिफाई करते हैं, और इसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या इक्वेट हो जाएगा? फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट। और जब उस रिएक्शन को रेट को हम इक्वेट करेंगे तो जो कांस्टेंट है उनके रेशियो को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हो गया सबका? ओके। अब यहां पे देखो, तो मैं पॉइंट को कंसाइज कर देता हूं कि कैसे हम अब पीएच को अप्रोच करने वाले हैं। कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में पार्शियल डिसोसिएशन होता है, जब पार्शियल डिसोसिएशन होगा तो यहां पे प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल होगा तो इक्विलिब्रियम आएगा, और इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। इतने पॉइंट्स हमने अभी तक पढ़ा है। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप, स्ट्रॉन्ग वीक। स्ट्रॉन्ग 100% डिसोसिएशन, वीक पार्शियल डिसोसिएशन। पार्शियल डिसोसिएशन प्रोसेस में रिवर्सिबल होता है,
100% डिसोसिएशन में इरिवर्सिबल होता है। जब भी रिवर्सिबल होगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा जहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वेट हो जाता है, और जब भी इक्विलिब्रियम आएगा वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा ही आएगा। तो इतना पॉइंट्स हमने अभी तक पढ़ा है। अब इसको अब लेके चलते हैं पीएच पे कैसे यूज करेंगे वो देखो। अच्छा बताओ, वाटर क्या होता है, एसिड होता है बेस होता है? बोलो, वाटर एसिड होता है बेस होता है? वाटर दोनों की तरह काम करता है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। हाँ, वाटर न्यूट्रल होता है बट वाटर एसिड की तरह भी काम करता है, बेस की तरह भी काम करता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ प्योर वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, और पार्शियली रिएक्ट होता है, पूरा वाटर मॉलिक्यूल नहीं करता, कुछ सर्टेन फ्रैक्शन करता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है एसिड बना हुआ है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल क्या बना हुआ है, बेस बना हुआ है। तो एसिड क्या रिलीज करता है, H+, और बेस क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट करता है। तो पहले वाला मॉलिक्यूल H+ रिलीज करेगा और दूसरा वाला मॉलिक्यूल H+ क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, एसिड H+ रिलीज करता है और ये H+ एक्सेप्ट करता है। तो H2O से H+ रिलीज हुआ तो क्या बचेगा, OH- बचेगा, और H2O H+ एक्सेप्ट करेगा। तो क्या मिलेगा, H3O+ मिलेगा। तो वाटर के अंदर में ऐसा प्रोसेस होता है, H2O+, H2O, OH- एंड H3O+। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तनु, रेहान, प्रियांशु, क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझा अनुष्का, क्या है, एसिड क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? हम लोगों ने एसिड बेस थ्योरी पढ़ा था ना, एसिड H+ रिलीज करता है उसको बोलते हैं, वो एक्सेप्ट करने वाले को नहीं बोलते हैं। बिकॉज एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास लोन पेयर होना चाहिए और आप एसिड के पास लोन पेयर नहीं होता है। अच्छा बता, वाटर के अंदर में, रेहान, वाटर के अंदर में कौन कौन सा आयन मिलता है ये तो पता होगा, सुना होगा। आयन, आयन, एटम नहीं। तुमने एटम बता दिया कि H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मैं पूछ रहा हूँ आयन। H2O के अंदर क्या मिलता है, H+ आयन मिलता है और OH- आयन होता है।
अब जरा हम H प्लस पे फोकस करते हैं। अब ये बताओ H जो बना होगा वो H प्लस से तो बना होगा। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो H प्लस बनता है। तो H प्लस बेसिकली है क्या? हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक, और एक होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता नहीं है। तो अगर हाइड्रोजन से आपने इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया तो बचा क्या? इसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, और उसमें से भी आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचेगा क्या? वन प्रोटॉन ओनली। तो H प्लस को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन भी बोलते हैं। और प्रोटॉन कहां मिलता है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, मतलब H प्लस इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो हमेशा किसी न किसी के साथ अटैच होके रहता है वो। तो अगर कहीं पे वाटर मॉलिक्यूल है और वाटर के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा? H प्लस को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो वाटर जो होता है एक H प्लस के साथ अटैच होके H3O प्लस बनाता है। तो यहाँ पे ये बेस था, इसने लोन पेयर इसको डोनेट किया है H प्लस को, तो ये H2O किस में कन्वर्ट हुआ? H3O प्लस में। और ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है इसने H प्लस रिलीज कर लिया तो किस में कन्वर्ट हुआ? OH माइनस में। समझ में आया? तो हमेशा याद रखना, हम H प्लस बोलते हैं बट H प्लस मिलता नहीं है। H प्लस के जगह पे कौन मिलेगा? H3O प्लस। केमिकली बोथ आर सेम, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। बट लोअर क्लासेस में हम H प्लस ही बोलते हैं, बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतना डिटेल में पढ़ाया नहीं क्या होता है। So H3O plus and H plus are chemically equivalent। मतलब H3O प्लस लिखा है तो आप H प्लस सोच सकते हो, H प्लस लिखा है तो आप H3O प्लस सोच सकते हो। जरा नोट डाउन कर लो। बॉन्ड तुम में है क्या? अभी नहीं पढ़ाया मैंने। मैंने तो नहीं पढ़ाया। क्लास 10 में बॉन्ड है क्या? क्लास 9 में है शायद। वो कार्बन कंपाउंड आएगा तो थोड़ा सा उसमें कोवलेंट बॉन्ड बता दूंगा मैं। ठीक है, चलो फिर अब चलते हैं वाटर मॉलिक्यूल वाली इक्वेशन पे। H2O प्लस H2O H3O प्लस OH माइनस। अब देखो फिर से, वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है,
Water is a weak electrolyte. Water is a weak electrolyte. अब H2O प्लस H2O वाला पार्ट देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो रिवर्सिबल प्रोसेस आया, रिवर्सिबल प्रोसेस आया तो यहाँ पे क्या आया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया। तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या लिखेंगे, H3O प्लस इंटू OH माइनस, मैंने क्या बोला था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, दैट इज H2O इंटू H2O। यहां तक सही है? देखो ये ऊपर वाला है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नीचे में है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि वाटर के कंसंट्रेशन को बेसिकली एक्टिव मास को हम 1 मानते हैं। कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस जिसका फिजिकल स्टेट सॉलिड या लिक्विड हो, उसके हम एक्टिव मास को क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। H2O लिक्विड में है तो उसके एक्टिव मास को क्या मानेंगे, हम 1 मानेंगे। ठीक है, ऑल सब्सटेंस which exist in solid or liquid state active mass is taken as 1। ठीक है, तो इनके एक्टिव मास को हम 1 मानते हैं। तो अगर मैं 1 से किसी को मल्टीप्लाई भी कर दूं तो K इक्विलिब्रियम इंटू H2O टू द पावर 2 इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं KW। एक नया टर्म क्रिएट करते हैं KW, एंड दैट इज इक्वल टू H3O प्लस into OH minus, and it is called as ionic product of water। ionic product of water। और ये भी बेसिकली क्या है, देखो H2O का एक्टिव मास आपने 1 एज्यूम किया है, मतलब है तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक लास्ट स्लाइड में एक पॉइंट लिखा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। सो KW का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा जब टेम्परेचर क्या होगा, 1 बोलता हूँ, KW का वैल्यू कांस्टेंट होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। सो KW इज कांस्टेंट at constant temperature। and at 25 डिग्री C टेम्परेचर कांस्टेंट किया गया। वैल्यू ऑफ KW इक्विलिब्रियम, ये जो एक्सप्रेशन है K इक्विलिब्रियम इंटू H2O टू द पावर 2, इसी को हम क्या बोलते हैं, KW बोलते हैं। KW इस एक्सप्रेशन को बोल रहे हैं K इक्विलिब्रियम इंटू H2O टू द पावर 2।
तो यहाँ पे H2O तो वैल्यू 1 लिया, हमने एज्यूम किया 1 है। क्यों? बिकॉज सॉलिड लिक्विड को हम 1 एज्यूम करते हैं, चाहे कोई भी हो। तो बेसिकली KW क्या है? K इक्विलिब्रियम ही है, बस एक नया नाम दिया गया है ताकि वाटर के केस में इसको हम स्पेशल बोल पाए। और 25 डिग्री सी पे वैल्यू ऑफ KW इज 10 टू द पावर -14। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। गैस के लिए नहीं, गैस के लिए नहीं, पानी लिक्विड के लिए, पीने वाला पानी जो होता है उसका, चाहे कोई भी पानी हो। गैस के केस में रिएक्शन नहीं होगा ना। एक बार लिखो इसको। हो गया? अच्छा ये बताओ, इस इक्वेशन को देख के बताओ कि जितना H3O प्लस बनेगा उतना ही तो OH माइनस बनेगा। तो इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है H3O प्लस और OH माइनस दोनों को हम इक्वेट कर दें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? इस इक्वेशन से लिख रहे हैं KW इक्वल टू H3O प्लस टू द पावर 2 और OH माइनस टू द पावर 2। लिख सकते हैं ऐसा? ठीक है, तो इसको लिखो। हेलो, ओके। At 25 degree C,
H3O प्लस इक्वल टू OH माइनस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KW लिख सकते हैं क्या पिछले वाले इक्वेशन के बेसिस पे? इन दोनों का स्क्वायर था तो ये KW था, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द पावर माइनस 14 दैट इज 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर। एम का मतलब ये यूनिट बता रहा है कंसंट्रेशन को। तो मतलब क्या हुआ, इन केस ऑफ प्योर वाटर H3O plus concentration equal to OH minus and it is equal to 10 to the power minus 7 molar at 25 degrees C. हो गया? अब आते हैं पीएच पे, पीएच एंड पीएच स्केल। अच्छा बताओ, लॉग कैलकुलेट करने आता है ना? मैं पता नहीं, मैंने कभी आज तक बोर्ड के लिए पढ़ाया नहीं है, 9th 10th तो मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों ने डिमांड किया था, आपके बैच वाले लोगों ने कि पीएच पढ़ना है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। एक बार देख लेना एनसीईआरटी में, आई थिंक पीएच का नाम तो दिखा था मुझे एनसीईआरटी की बुक में। अच्छा, पीएच का रेंज कहां से कहां तक जानते हो आप लोग, वो बताओ। 1 to 14, 0 to 14। तो वो 0 to 14 क्यों होता है? तो पीएच स्केल जो होता है वो होता है, अच्छा उसके पहले एक चीज देख लो, pH is mathematically defined as minus log of H plus। निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस बोलते हैं। वैसे ही पीओएच क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस। निगेटिव लॉगरिथम ऑफ ओएच माइनस। वैसे ही है पीके डब्ल्यू माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, दैट इज निगेटिव लॉगरिथम ऑफ के डब्ल्यू। इधर पॉइंट लिख लो। पीएच, पीओएच और पीकेडब्ल्यू को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। तो जो पीएच स्केल होता है वो रेंज करता है 0 टू पीकेडब्ल्यू। सो एट 25 डिग्री सी पीएच स्केल क्या हो जाएगा, 0 टू माइनस लॉग 10 to the power minus 14 that is
0 to 14। ये आपका पीएच स्केल है। तो आप जो 14 बोलते हो उसका रीजन है पीकेडब्ल्यू। अगर पीकेडब्ल्यू 14 नहीं होता तो फिर पीएच न्यूट्रल पीएच भी वो नहीं होता। बस खत्म होने वाला 5 मिनट में। क्या हुआ, ज्यादा हो गया आज? सबने लिख लिया? अब देखो तो पीएच स्केल हो गया 0 to 14। ठीक है, उसका रीजन है कि 0 से पीकेडब्ल्यू 14 तक है। और जो न्यूट्रल पीएच है वो हमेशा होता है पीकेडब्ल्यू बाई 2। इफ pH is greater than pKw by 2, then solution is called as basic, and if pH is less than pKw by 2, then solution is called as acidic। तनु 7 जो है वो 25 डिग्री सी पे है, जरूरी नहीं है न्यूट्रल पीएच 7 हो, न्यूट्रल पीएच कुछ और भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा, अगर गर्मी के दिन में देखोगे तो आपके घर के पानी का पीएच 7 नहीं होगा, लेस देन 7 होगा, बिकॉज केडब्ल्यू चेंज हो गया है। और ठंड के दिनों में पीएच, पीने वाले पानी का पीएच 7 से ज्यादा दिखेगा, बिकॉज केडब्ल्यू फिर डिक्रीज हो गया है। तो अभी तक फिलहाल इतना ही मानिए, वो सब देखिएगा जब आप क्लास 11 में जाओगे। फिलहाल इतना मान लो कि न्यूट्रल पीएच 7 होता है, क्यों? बिकॉज पी केडब्ल्यू बाई 2 7 होता है। तो एट 25 डिग्री सी न्यूट्रल पीएच इज इक्वल टू 14 बाई 2 दैट इज 7। पीएच ग्रेटर देन 7 तो क्या बोलेंगे? बेसिक। और पीएच लेस देन 7 मिलेगा तो क्या बोलेंगे? एसिडिक। इतना आज लिखिए और आज का आपका छुट्टी है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फिर इसके आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं जब कोई सॉल्यूशन देगा तो। ठीक है बच्चा लोग, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कैलकुलेशन करेंगे रैन, ठीक है? तो इतना सब कुछ पता होगा तब पीएच कैलकुलेट कर पाओगे सही सही से। बाय बाय।